नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और डीएनए न्यूज़ के परिचर्चा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जी हां, छत्तीसगढ़ के में मचे सियासी घमासान, यही है आज का हमारा विषय। और हमारे बीच में मौजूद हैं पत्रिका के ब्यूरो चीफ अब्दुल रज्जाक रिजवी जी, नवभारत के ब्यूरो चीफ दीप शर्मा जी और दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ अतुल दुबे जी। आज बात होगी कि क्या भूपेश भारी है या अब टीएस की बारी है, किसके सर पर है राहुल का हाथ और किसको मिलेगा प्रियंका का साथ। आज हम बातचीत का सिलसिला एक मंथन के साथ शुरू करते हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस परिचर्चा कार्यक्रम में हमारे बीच में जो हमारे मेहमान हैं वो गेस्ट एंकर की भूमिका निभाएंगे, यानी हमारे सभी मेहमान एक दूसरे से सवाल जवाब कर सकते हैं। तो बातचीत का हम सिलसिला शुरू करते हैं अब्दुल रज्जाक रिजवी जी से। रज्जाक रिजवी जी, कहा जा रहा था कि भूपेश सरकार के 2.5 साल बेमिसाल, फिर ऐसी क्या नौबत आन पड़ी है जिसके चलते दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन हो रहे हैं, एक गहमा गहमी का माहौल है, क्या चल रहा है, ये राजनीतिक उठापटक क्या है? ये देन भाई, अभी आप जो देख रहे हैं जो राजनीतिक परिदृश्य छत्तीसगढ़ का है, उसमें कहीं ना कहीं ये बात तो तय हुई थी पहले कि 2.5 साल शासन रहेगा इनका करके। और उस समय जब कांग्रेस 67 सीटें लेकर के सत्ता में आई तो बात आई कि सीएम किसको बनाना है करके। तो उस समय 3 लोगों का नाम प्रमुखता से सामने आया। एक नाम था भूपेश बघेल जी का, जो वो पीसीसी अध्यक्ष थे, और दूसरी रूप में नेता प्रतिपक्ष थे उस समय टीएस सिंहदेव, और तीसरा नाम था, इन दोनों के बीच में जब ज़्यादा ही सहमति नहीं बन पा रही थी तब तीसरा नाम आया था ताम्रध्वज साहू का, और करीब करीब ताम्रध्वज साहू का नाम सीएम के रूप में फाइनल हो गया था। उस समय भूपेश, जो हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक भूपेश बघेल जी ने थोड़ा सा आक्रामक रुख दिखाया और वो नाराज़ होकर के चले आए। फिर ऐसी स्थिति में ये तय हुआ कि शायद 2.5 साल तक रहेंगे, और उस बात को टीएस सिंहदेव ने भी आखिर में स्वीकार कर लिया है। और लड़ाई बस इसी चीज़ की है कि 2.5 साल उनका गुजर चुका है, और 2.5 साल गुजरने के बाद अब टीएस सिंहदेव ने वहाँ अपना दावा किया है, और जिनाई ने उनकी मांग कि 2.5 साल का अगर आपसे कमिटमेंट हुआ है तो हमको सीएम की कुर्सी दीजिए। दीप शर्मा जी, एक सवाल ये उठता है कि कांग्रेस का इतिहास रहा है कि जब भी कोई छत्रप सर उठाने लगा तो उसे या तो दरकिनार कर दिया गया या उसे राजनीतिक तौर पर हाशिया मिला दिया गया। चाहे शरद पवार की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, चाहे हम नारायण दत्त तिवारी की बात करें, किसी की भी बात करें, जो लोग भी हाई कमान से अपने आप को ऊपर दिखाए हैं उनको दरकिनार कर दिया गया है। आज भूपेश बघेल 54 विधायकों का, एक तरफ वो ये कहते हैं कि मुझे आला कमान एक बार आदेश करेगा मैं इस्तीफा दे दूंगा, दूसरी तरफ वो ताकत और शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। इससे क्या लगता है कि क्या ये भूपेश बघेल के दुस्साहस है या एक राजनीति का एक ट्रिक है उनका? मेरे ख्याल से, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, दुस्साहस। ये दुस्साहस की श्रेणी में ही आता है, और वो इसलिए भी आता है कि पहले जैसे आपने जो उदाहरण दिया तो वो उस समय की परिस्थितियाँ इसलिए अलग थी कि केंद्र में कांग्रेस की स्थायी सरकार हुआ करती थी, और जितने भी स्टेट थे वो अपने अनुसार से जो हाई कमान है वो चलाया करते थे। अब स्थितियाँ विपरीत हो चुकी है, केंद्र में कांग्रेस कहीं नहीं है, तो खुद जब केंद्र में कमज़ोर है तो ये राज्य में कमज़ोर ना हो, इसलिए ब्लैक मनी की व्यवस्था या ब्लैक मनी के जो फार्मूला है वो डेवलप होने लगा है। जैसे 2.5 साल वाली बात भी हो रही थी, जो मेरे जो सूचना तंत्र है, मैं जहाँ तक सुना हूँ कि भूपेश बघेल जी को 2.5 साल का समय दिया गया था कि 2.5 साल में अगर परफॉर्मेंस आपका ठीक रहा तो कंटिन्यू होगा, और 2.5 साल में अगर परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा तो चेंज कर दिया जाएगा। ये उसी का ही ये जो आज की जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं कांग्रेस के अंदर में, ये नज़ारा उसी का ही दिखाई दे रहा है। अतुल दुबे जी, कि 2.5 साल का मामला तब खुल गया है, हालांकि 2.5 साल तक इसको दबा कर रखा गया था, मीडिया की उपज है, कुछ लोग र्यूमर फैला रहे हैं। इस प्रकार से आला से लेकर अदना नेता जो है वो हर कोई यही कहता था, इससे डिनाई कर रहा था। आज ये बात स्पष्ट हो गई, टीएस सिंहदेव ने कह दिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि 2.5 साल पूरे होने के बाद ऐसी क्या परिस्थितियाँ बन गई कि भूपेश बघेल को हटा नहीं पा रहे हैं और टीएस सिंहदेव को ला नहीं पा रहे हैं? क्या परिस्थितियाँ है, क्या उलझन है ऊपर? तो एक तो कांग्रेस एक कमज़ोर नेतृत्व से गुजर रही है जो राष्ट्रीय स्तर पर है। ऐसा कोई नेता नहीं है जो निर्णय ले सके। आप देखिए एमपी, राजस्थान, पंजाब में देखिए आप नवजोत सिद्धू को ले आए, जबकि उससे कोई बड़ा फ़ायदा ना तो भाजपा को मिला है ना ही मुझे लगता है कांग्रेस को मिलेगा, लेकिन लेके आ गए। वही स्थिति यहाँ पर बनी है, कोई निर्णय नहीं ले पा रहे। यदि 2.5 साल का निर्णय था तो बदल देना चाहिए था, यदि इसको कंटिन्यू करना तो स्पष्ट कि नहीं बदला जाएगा। आप सिंहदेव को अलग कर सकते हैं, लेकिन वहाँ कोई निर्णय नहीं ले पाता है, इसलिए ये समस्याएं खड़ी हो रही कांग्रेस के साथ।
अभी आगे भी और समस्याएं हो सकता है आएँ। रज्जाक जी, आप कुछ सवाल करना चाहें अब दुबे जी से? मैं दीप शर्मा जी आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। अभी जैसे दुस्साहस की बात की अपन करके, है ना, और अतुल जी ने जैसे कहा कि कांग्रेस का नेतृत्व जो है थोड़ा सा कमज़ोर हो गया करके, सेंट्रल में, तो ये बात तो सही प्रमाणित होती है कि कांग्रेस का नेतृत्व जहाँ कमज़ोर हुआ वहाँ पर ये जो छत्राप हैं, चाहे अमरिंदर सिंह हो या भूपेश बघेल हो, और इन्होंने जिस तरीके से एक व्यू रचना अपने अपने राज्यों में रची है और जिस तरीके से अपने लोगों को उन्होंने मोबिलाइज किया है, आज ये सीधे हाईकमान को चुनौती देने की स्थिति में है। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में क्या ये संभव है कि मुख्यमंत्री चेंज हो जाए? जहाँ तक अपन एग्जाम्पल ले रजाक भाई कि मध्य प्रदेश तो डिस्टर्ब चल ही रहा है, मतलब मध्य प्रदेश डिस्टर्ब हो ही गया, चल ही क्या रहा है, डिस्टर्ब हो गया। राजस्थान डिस्टर्ब चल ही रहा था, पंजाब भी डिस्टर्ब चल रहा था, कहीं ना कहीं केरल भी डिस्टर्ब चल रहा था। छत्तीसगढ़ में 70 सीट लेके सबसे संपूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस बैठी हुई थी। उसके बाद तो ये लग रहा था कि स्थायी तो कम से कम छत्तीसगढ़ में है। हाँ, 5 साल तो स्थायी है ना। अब लेकिन 2.5 साल में कोई बहुत ज़्यादा कमज़ोर परफॉर्मेंस भी भूपेश बघेल का नहीं रहा। पर नहीं बोल सकते इस बात को कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर परफॉर्मेंस रहा। अनेक योजनाएं लाने के बाद ये किसान न्याय योजना जो है सबसे पावरफुल आज मॉडल बना हुआ देश के अंदर। आम आदमी संतुष्ट भी दिख रहा है, देश में मॉडल बना हुआ ये योजना। तो मेरे ख्याल से मेरे को नहीं लगता कि इस तरह का बहुत ज़्यादा बदलने वाली नौबत आ रही है या ऐसा कोई कड़ा निर्णय हाईकमान कांग्रेस की ले सकती है। ये बागी तेवर अपनाने के पीछे, क्योंकि जैसे कि अगर उन्होंने कहा, बागी तेवर का आशय मेरा ये है कि टी.एस. सिंहदेव का 2.5 साल तक चुप रहना और 2.5 साल के बाद ये कहना। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण कारपोरेट भी है जी, कि हमारे देश की अधिकांश सरकारें, यहाँ तक कि केंद्र सरकार को कॉरपोरेट चलाते हैं। परफेक्ट। और कॉरपोरेट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़े बड़े वो लोग हैं वो उनसे बंधे रहते हैं, तो वहाँ से भी एक पुश होता है। जैसे आपने एक अडानी का मेरे ख्याल से कैंसिल किया था कि उन्होंने कोई ठेका, भूपेश ने शुरुआत में ही इधर भारत बस्तर तरफ, वो भी एक कारण है कि कॉरपोरेट चाह रहे हैं कि ये शहदों बैठ जाए, क्योंकि वो कॉरपोरेट से उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। जब शुरुआत हो रही थी, मतलब चुनाव जीतने के बाद, तब भी कॉरपोरेट का प्रेशर आया था हाईकमान पे कि इनको बनाया जाए, लेकिन वो चूँकि अध्यक्ष जो रहता है कांग्रेस में परंपरा रही, वही सीएम बना है, तो यहाँ भूपेश को पहला मौका भूपेश को दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर कॉरपोरेट सक्रिय हुआ है कि भूपेश को पीछे करके शहदेव को बैठाला जाए और अपने काम निकाले जाएँ। रज्जाक भाई, एक बात बताइए, कांग्रेस में मचे घमासान से कांग्रेस चिंतित है या उत्साहित है? जो कुछ भी, जो सूरजमुखी लोग हैं वो अपने मौके की तलाश में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बेगानी शादी में अब्दुल्ला क्यों दीवाना है? अब जैसे दीप भाई ने कहा ना कि भूपेश बघेल जिस तरीके से राजनीतिक रूप से काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो योजनाएं शुरू की है, छत्तीसगढ़ के जो 3 करोड़ मतदाता हैं उसमें करीब हमारे यहाँ 34% जो है बैकवर्ड क्लास के हैं और बाकी करीब 28% जो है ट्राइबल है। बिल्कुल सही है। इन 2 लोगों के साथ अगर आप समीकरण बिठा लेते हैं और इन 2 लोगों के साथ जब आप समीकरण बिठाते हैं तो सत्ता तक पहुंचने का मार्ग बहुत आसान हो जाता है। तो भूपेश बघेल के साथ जो एक इंटरनल उसकी जो टीम बनी हुई है और जिस तरीके से वो लोग वर्किंग करते हैं, और वर्किंग करने के बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ की नब्ज को पकड़ लिया। क्या है कि इसके पहले 15 साल वो सत्ता के बाहर रही कांग्रेस ये, जबकि छत्तीसगढ़ पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ कांग्रेस का जनाधार वाकई में बहुत मजबूत है। यहाँ पर अगर भाजपा ने 3 बार सरकार बनाई है ना, तो उसमें कांग्रेस को कांग्रेस ने ही हराया है। 7.8% वोट जो है वो बसपा को मिलते थे, तो वो 7.8% वोट को अजीत जोगी ने अपने समय में क्या किया, बसपा को है ना मिला करके या उनके नेतृत्व को तोड़ करके कांग्रेस का जनाधार बढ़ाया। इसके पहले एनसीपी विद्या भैया जो थे, तो उन्होंने भी क्या किया कि कांग्रेस के करीब 6% वोटों को उन्होंने तोड़ दिया। और यहाँ पर जो रिजल्ट आता है छत्तीसगढ़ का, सिर्फ 3 या 4% में आता है। तो आज भी अगर अपन ये माने ना, तो प्रतिशत के मामले में 5 या 6% कांग्रेस आगे है। तो यहाँ मुझको ये नहीं लगता है कि भाजपा जो है कांग्रेस को चुनौती तो दे सकती, कोई भी राजनीतिक पार्टी दे सकती है, उसके मुद्दे जो रहते हैं उसके आधार पर भी बनता है। लेकिन आज भी चुनाव करा लिया जाए तो कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में लाभ है। और छत्तीसगढ़ की जो नब्ज को पकड़ने की बात है, देखिए मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल है वो बैकवर्ड क्लास का एक चेहरा है, और बैकवर्ड क्लास का चेहरा होने के कारण उस वर्ग के लोगों के बीच में उनकी पकड़ अच्छी है। और धीरे धीरे उन्होंने आदिवासियों को भी साधने का प्रयास किया, अल्पसंख्यकों को भी साधने का प्रयास किया, बैकवर्ड क्लास के लोगों को भी। अभी आप एक चीज़ थोड़ा सा गौर कीजिए कि अभी जो निगम में नियुक्तियाँ हुई हैं और निगम या मंडल में जिन लोगों को पद दिया गया है, अधिकांश लोग कौन है?
अधिकांश वही लोग हैं जो बैकवर्ड क्लास के हैं, जो ट्राइबल के लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सीएम ने अपने सिपा सलारों को और अपने विश्वस्त लोगों को ज़्यादा पद दिया है। तो यही वजह है अतुल भाई, जो वो दिल्ली जाते हैं वहाँ पर जब शक्ति प्रदर्शन की बात आती है तो 56 विधायक आप उनके साथ खड़े रहते हैं। और एक 56 विधायक अगर भूपेश बघेल को अपना नेता मान रहे हैं तो कोई भी हाई कमान जो है उनको इग्नोर नहीं कर सकता। और जहाँ तक भाजपा की बात करते हैं अपन, तो भाजपा सिर्फ चिंतन शिविर आयोजित करके चिंता तक सीमित है साहब। स्थानीय स्तर पर ही बात कर लीजिए और ये दृश्य जो है पूरे देश में, प्रदेश में अपने यहाँ पूरे प्रदेश का विषय। भाजपा की अगर अपन बात करें तो आज सीधी तरीके से रमन सिंह के नेतृत्व को चुनौती दी जा रही है और इस हार के लिए रमन सिंह को ही दोषी माना जा रहा है। और रमन सिंह को दोषी मानते हुए धीरे धीरे जो एक बहुत बड़ा जो उनका विरोधी खेमा है वो उनको किनारे ला के खड़े कर दिया है। चिंतन शिविर में 3 जो प्रमुख नेता थे, अमर अग्रवाल, राजेश मूरत और गौरीशंकर अग्रवाल, ये तीनों रमन सिंह के खास सिपा सलार थे, लेकिन चिंतन शिविर में इनको नहीं बुलाया गया। और जब से डी मुंडेश्वरी के हाथ में यहाँ की कमान आई है तो रमन सिंह को तो सीधा हाशिए पे खत्म करने की प्रयास इससे चल रहा है। भाजपा के अंदर आंतरिक लड़ाई और तेज हो गई है। मुझको ये नहीं लगता, भाजपा को तो सबसे पहले जो लड़ाई लड़ना है वो अपने लोगों से लड़ना है। लड़ी रही है वो हाँ, अपने लोगों से। लेकिन रजा कोई आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं ज़्यादा सोचता हूँ कि भाजपा के लिए बिल्ली के भाग से छीका टूटा रही स्थितियाँ आ रही है या उस तरह की परिस्थितियाँ निर्मित हो रही है? नहीं, अभी क्या है दीप, जैसे नेतृत्व की जो बात है, ये तो एक साधारण भी आदमी जो राजनीतिक, जैसे हमारे जैसे लोग थोड़े जागरूक लोग हैं, आप और हमारे जैसे लोग ये समझ सकते हैं कि हाईकमान किसी भी दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ के नेतृत्व को चेंज नहीं करेगा। ये तो मेरा भी मानना है। करना भी नहीं चाहिए। हाँ, ये मेरा ही पूर्व मानना में है। आप देखिए 1980 की बात है, अर्जुन सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और अर्जुन सिंह ने चुनाव में कांग्रेस को बहुमत दिलाया और उसके बाद शपथ लेना था उनको और दूसरे दिन राज्यपाल बना दिया गया। राज्यपाल बना के उनको पंजाब भेज दिया गया और किसी और को यहाँ पर मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो ये आने वाला साल का जो चुनाव होगा 2023 विधानसभा का, मेरा अभिमत ये है कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में ही होगा। और भूपेश बघेल ने क्या किया है, जिस तरीके से मोबिलाइज करके रखा है, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को संभाल के रखा हुआ है, 1 मैन 1 सेव है अभी। देवन भैया, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, मैं एक जिज्ञासा है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट अगर छत्तीसगढ़ में आई है, रजा कोई आपका भी ध्यान चाहूँगा, तो कहीं ना कहीं उसके केंद्र बिंदु टीएस सिंहदेव रहे हैं। भूपेश बघेल बहुत ज़्यादा सेंट्रल में नहीं रहे हैं उस समय। गवर्नमेंट अगर आई है कांग्रेस का तो कहीं ना कहीं श्रेय उनको जाता है। तो आज क्या कारण है कि उस सरगुजा में भी कमज़ोर साबित हो रहा है टीएस सिंहदेव? क्या लगता है इसका कारण क्या हो सकता है? ये है कि उस समय मुट्ठी बंद थी। भूपेश बघेल के सत्ता के कार्यप्रणाली को लोग देख नहीं पाए थे। अब भूपेश बघेल के बहुआयामी व्यक्तित्व को देख रहे हैं, जिसके चलते मेरे को ऐसा लगता है सरगुजा के लोग भी, कांग्रेसी लोग भूपेश बघेल के तरफ आने लगे हैं या उसके भक्त बनने लगे, ऐसा लगता है। क्योंकि जहाँ तक ये भाजपा की बात करें ना, भाजपा भूपेश बघेल से इन्हीं कारणों से ज़्यादा भयभीत है, ज़्यादा भयभीत इसी कारणों से है। और कांग्रेसी चाहे ना चाहें, उससे ज़्यादा भाजपा ही चाह रहे हैं कि ऊपर में नेतृत्व चेंज हो जाए, तो टीएस सिंहदेव बन तो जाए। आपके बातों से ये साबित हो रहा है कि टीएस सिंहदेव का आभा मंडल कहीं ना कहीं टूटने लगा है। टूटने लगा। तो फिर सीएम के दौर पे है कहाँ वो? ये सीएम के दौड़ पे यहाँ छत्तीसगढ़ में नहीं है, नहीं दीप, ये दिल्ली में है। एक बात जो हमारे अतुल दुबे जी ने कही ना, वो बहुत काउंट करने वाली बात है। कॉर्पोरेट जगत जो होता है ना, सरगुजा एरिया और बस्तर क्षेत्र में आ जाओ, है ना, ये दोनों माइंस का एरिया है। यहाँ से करीब करीब हर साल 30 से लेकर 40,000 करोड़ का हमको राजस्व मिलता है। तो हो क्या रहा है कि हमारे आदरणीय जो सीएम साहब हैं, इन्होंने सूरजपुर एरिया में जो कि जो माइंस की खदानें हैं ना, वहाँ भी अपने आदमी को बिठा दिए हैं और इधर भी अपने आदमी को बिठा दिए हैं। वहाँ से जो कॉर्पोरेट जगत के जो एक अंडानी जी के हाथ में है वहाँ की खदानें जो अभी भी है ना। और जानते हो, सत्ता का अगर संरक्षण मिलेगा तो सब कुछ होगा, सब कुछ हो सकता है। बस झगड़े की जड़ वही है मेन। सही है भाई कोतवाल। नहीं, आपको याद होगा रजाक भाई कि 2003 तक कांग्रेस की सत्ता रही है नए छत्तीसगढ़ में। जब नया छत्तीसगढ़ बना, अजीत जोगी जी सीएम हुआ करते थे, तो अजीत जोगी जी ने भी यही हिटलर सा ही प्रवृत्ति अपनाया कि जितने भी विरोधी हैं उनके सबका पैर काट दिया जाए, पैर कतर दिया जाए। और उसकी मतलब ये आया रिजल्ट कि कांग्रेस की सरकार 15 साल तक नहीं आई। फिर 15 साल तक। तो ये कमोबेश स्थितियाँ बन रही है, ऐसा लगता है कि आपको? नहीं, मुझको तो नहीं लगता कि भूपेश बघेल सबके पैर काट रहा है करके। भूपेश बघेल तो मैं बताया ना, ट्राइबल और बैकवर्ड क्लास के नेतृत्व को आगे बढ़ा रहा है। काटने में जैसे टीएस सिंहदेव का है, तो ये ठीक है, टीएस सिंहदेव को फ्री हैंड अभी इतना नहीं है जितना होना चाहिए। आज उसकी फाइल वापस हो जाती है वहाँ से। अभी कोरोना संकट काल के समय में पूरी तरीके से सीएम ने अपने हाथ में रखा है उसको करके।
और ये तो उसको थोड़ा सा वो किया है। लेकिन अभी ये बात तो तय है कि सिर्फ 2 मिनिस्टर ऐसे हैं स्टेट में, एक है मोहम्मद अकबर और रविंद्र चौबे, जो फ्री हैंड मिला है उनको, और वो सेल्फ डिपेंड दोनों ही भूपेश खास डिसीजन ले रहे हैं उन लोग। नहीं, आपसे मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा रजाक भाई कि टी.एस. सिंहदेव और भूपेश बघेल जी की लड़ाई में कहीं ना कहीं अब वो चरणदास महंत जी भी कूद पड़े हैं, लेकिन ताम्रध्वज साहू खामोश हैं। देखिए, ताम्रध्वज साहू आज इस मंत्रिमंडल में 2nd पोजीशन के हैं और उनको पूरा सम्मान मिल रहा है। गृह मंत्री होना, साथ में लोक निर्माण विभाग का मिनिस्टर होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 2 महत्वपूर्ण विभाग है ना। और सबसे बड़ी बात है कि वो जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं वहाँ पर उनकी पकड़ है, और उन्होंने इस बार निगम और मंडल में करीब अपने 5 लोगों को उन्होंने शामिल बहुत कराया। अच्छी स्थिति तो मुझको तो ये नहीं लगता कि टी.एस. सिंहदेव की उपेक्षा उसके ताम्रध्वज साहू महंत को। जी कहीं ना कहीं वो हैं। चरणदास महंत के साथ टेस्टी ये है कि देखो, एक विधानसभा अध्यक्ष होता है तो उसकी काम जब विधानसभा सत्र चलता है तभी उसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एक मंत्री के रूप में जो क्रेज होता है, ग्लैमर होता है, शायद वो भी चाहते होंगे कि सत्ता अभी है जिसकी चमक है तो इस ग्लैमर का मैं बेनिफिट उठा लूँ करके। अब अतुल दुबे जी, इस सियासी तस्वीर का अंत क्या होगा या परिणाम क्या होगा? अंत तो भगवान ही जानता है लेकिन ये है कि हम और आप राजनीति में जो जोकरपना आ गया है उसका मजा लें और देखें कि आगे होता क्या है, क्योंकि उससे भला तो किसी का नहीं होना है। नहीं, प्रदेश तो पिछड़ ही रहा है। अतुल जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जैसे आपने कहा कि दोनों के बीच जो नूरा कुश्ती चल रही है, अपन ठीक है जोकर के रूप में सब मामला है सामने, लेकिन इससे जो प्रदेश का अहित हो रहा है, वही मैं कह रहा हूँ, जो फाइलें रुक रही है, प्रदेश जो का तो बहुत निर्माण बड़ा कार्य नहीं हो रहे हैं, प्रदेश का बहुत बड़ा अहित होना है। जो नौकरशाही है वो बेलगाम रहेगी, क्योंकि उनको पता है कि टी.एस. सिंहदेव में लड़ाई चल रही है, तो वो जनता का भला तो नहीं होगा, लेकिन मजबूरी हमारी यही है। बोलते हैं नियत जब सामने खड़ी हो तो कुछ नहीं कर सकते। तो ये नियत है कि हम जो जिस तरह की हवा बह रही है उसमें बहते रहें और अच्छे समय का इंतजार करें। मैं तो जहाँ तक सोचता हूँ ब्यूरोक्रेसी की जो बात है ना दीप, है ना, काम प्रभावित होने के बाद सबसे होशियार अगर कोई तबका है तो ब्यूरोक्रेसी है, निश्चित तौर पे, है ना। इन लोग क्या होता है, सत्ता के साथ समीकरण बिठाने में बिठा माहिर के हो चलते जाते हैं। वो हवा का रुख देखते हैं। हाँ, बैठा लेते हैं। और आज हवा का आज रुख देखते इस हैं। प्रदेश के जितने भी कलेक्टर हैं या जितने भी एसपी हैं, जितने भी आला अधिकारी हैं, है ना, वो सीएम की पसंद के हैं और कहीं ना कहीं ये सेटिंग के तहत ही आए हुए हैं, है ना। सेट तो होके ये भी चाहते हैं, यही है कि जहाँ तक मुझको लगता है कि हम सेटिंग के साथ आए हुए हैं और अभी हम अच्छा काम कर रहे हैं और हमको तो ये भी डिस्टर्ब मत हो करके ब्यूरोक्रेसी के कई लोगों से, कुछ आईएएस लोगों से मेरी खैर ब्यूरोक्रेसी की एक आदत होती है कि आज बीजेपी है, यदि कल कांग्रेस आ गई तो सीधा कांग्रेस ही हो जाएंगे। हाँ हाँ, आज मैं हूँ, कल आप आ जाएंगे ना, तो आप सीधे आप हो जाएंगे। मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, उनका ये आदत में शामिल रहता है। आपसे ये जानना चाह रहा था कि आपने जैसे कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चहेते लोग बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं 10% 15% ब्यूरोक्रेसी में भाजपा के लोग भी हैं जो भाजपा को फेवर करते हैं। तो कहीं भाजपा की जो राजनीति है वो इनके माध्यम से डिस्टर्ब करने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं प्रदेश को? जैसे अभी ऐसा भी तो हो सकता मैं है। आपको उदाहरण दे रहा हूँ, आप ब्यूरो चीफ हैं, हाँ, आपको यहाँ से राजनांदगांव भेज दिया गया और अतुल दुबे जी आपके आ गए, हाँ, लेकिन आपका नेटवर्क वहाँ पर इतना अच्छा बना हुआ है कि आप मोहम्मद जुनैद से या लोकेश से उस ऑफिस की इंफॉर्मेशन ले सकते हो। हाँ, वैसे ही क्या होता है कि सत्ता से हटे 2.5 साल हुआ है इनको, और इसमें क्या होता है, कुछ संतुष्ट है कुछ असंतुष्ट है, और जो असंतुष्ट लोग हैं ना, वो अभी आपको बहुत बड़ी बात बता दूं कि दिल्ली में ये जो सब चला एपिसोड टी.एस. सिंहदेव का और अपने भूपेश बघेल जी का, तो आईएएस लॉबी सक्रिय हो गई वहाँ, आईपीएस लॉबी सक्रिय हो गए। आज दिल्ली में कौन बैठा है? अमन सिंह बैठा हुआ है। अमन सिंह पहले कौन था? पॉलिटिकल एडवाइजर था रमन सिंह के साथ। आज मुकेश गुप्ता बैठा हुआ है, खुद प्रताड़ित है वो। अब जीपी सिंह भी उसमें शामिल हो गए। ऐसे एक नहीं, कम से कम 20 आईएएस आईपीएस हैं जो इस गतिविधि में सक्रिय हैं और इन्फॉर्मेशन जो है एक एक चीज़ों की पूछते हैं। मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ जो संपर्क में 4-5 आईएएस लोग हैं ना, वो मुझसे पूछा करते थे कि आपके पास क्या इसकी इन्फॉर्मेशन है। फिर वो बोलते थे नहीं यार, नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा होगा वैसा। अब मेरा तो पहले से ओपिनियन था कि आज की तारीख में अभी की स्थिति को देखते हुए कांग्रेस आला कमान किसी भी तरीके से इसको, मैं 4 बजे फेसबुक में डाल दिया था कि मुख्यमंत्री के रूप में यही रहेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हाँ, एक ये है कि इसके बाद ना एक मंत्रिमंडल का आपको बदला हुआ चेहरा नजर आएगा। ये मेरे को भी लग रहा है देवेंद्र जी, ये वो इस स्थिति में टी.एस. सिंहदेव हैं, टी.एस. सिंहदेव को तो बदलाव ला सकते हैं। टीएस देखो आज क्या हो रहा है कि मोहन मरकाम जी जो है, मोहन मरकाम जी को भी हाशिए पे ला दिया गया है और मोहन मरकाम जी भी अपनी राजनीतिक स्थिति से नाखुश हैं।
अभी बीच में आपको मालूम होगा कि जिला अध्यक्षों को बुलवाया है, महापौर लोगों को बुलाया, सब मीटिंग को सीएम ने अपने हाथ लिया करके खुद लिया। तो मोहन मरकाम के भी जो करीबी लोग हैं जिनके साथ हमारे संपर्क है, तो बताते रहते हैं यार हर काम तो ये कर लेता है। अभी जो राजीव भवन में जो तथाकथित जो इनके सिपा सलार बैठे हैं, आज पूरी तरीके से उन्होंने सैनिटाइज किया है। और मोहन मरकाम ने जिन अपने लोगों को बिठाया है, उनके पास कोई काम नहीं है आज की तारीख में। तो कहीं ना कहीं मोहन मरकाम भी असंतुष्ट है। हो सकता है मोहन मरकाम को मंत्रिमंडल में ले लिया जाए, पीसीसी अध्यक्ष आपका टीएस सिंहदेव हो जाए, नेता प्रतिपक्ष रविंद्र चौबे हो जाए और चरण दास महंत उप मुख्यमंत्री बन जाए। ऐसा करके सत्ता संतुलन स्थापित करने का एक प्रयास हो सकता है। बीच का रास्ता निकाला जाएगा। ठीक बोल रहे हो आप। ठीक बोला। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाह रहा हूँ रजाक भाई, चलिए, कि ये जो राजीव भवन वाला हुआ जो अंबिकापुर में, जो दूसरी बार मंत्री ने फीला काट दिया, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, कारण क्या हो सकता है? ये इनोसेंट घटना तो नहीं है? ये तो प्री प्लानिंग है। जैसे इसके पहले भूपत सिंह ने जो स्टेटमेंट दिया है ना, और उन्होंने जो टीएस सिंहदेव के ऊपर क्लेम लगाया है ना, उससे वो मर्माहत भी हुए। और उन्होंने विधानसभा में कहा कि मैं भी आखिर एक इंसान हूँ करके, है ना। ये सब प्लान में हुआ है। ये उनको टीएस सिंहदेव को, बाबा को डिस्टर्ब करने की एक प्लानिंग है पूरी। और ये एक राजनीति में अच्छी चीज़ नहीं हुई है। और देखना कहीं ना कहीं आप देखना कि जो मंत्रिमंडल का स्वरूप बदला हुआ रहेगा ना, तो उसमें से अमर सिंह भगत बाहर दिखेगा। अमरजीत भगत, ये संभावना है, बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना है बल्कि इसकी। देवेंद्र जी, मेरा ही सवाल है कि इन तमाम चीज़ों के बीच में राहुल गांधी को क्या करना चाहिए? राहुल गांधी हाई कमान है, तो इस तमाम राजनीतिक मूवमेंट में उनको क्या डिसीजन लेना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए? जैसे कि अतुल भैया ने कहा ना, इससे देखिए कांग्रेस के बाद एक्चुअल में क्या, सॉरी मैं सिर्फ राहुल गांधी बोल दिया, कांग्रेस के बाद आज की तारीख में 3 आला कमान है। एक सोनिया गांधी है, एक राहुल गांधी है और एक प्रियंका है ना। तो इस मामले में तो आखिरी समय में देखो, राहुल गांधी जो हमारे पास दिल्ली से खबर छन के आ रही है ना, उसके मुताबिक राहुल गांधी खुश नहीं है सीएम के साथ। और तथाकथित बस्तर का एक युवा नेता है जो डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में है और वो लगातार यहाँ की एक चीज़ों की शिकायत उनसे किया। तो परसों आपने देखा होगा कि कल ही भूपेश बघेल ने अपने तमाम कार्यक्रम में उस युवा को नेता को रखा, है ना। तो राहुल गांधी के दिमाग में अगर एक बार बात आ जाती ना कि भैया फला आदमी ठीक नहीं है, हाँ, तो वो ठीक नहीं, तो वो नहीं निकलती दिमाग से नहीं। अच्छा, प्रियंका गांधी क्या है, यूपी में ये काम किए उनके साथ, असम में भी उनके साथ काम किए हैं, सीएम यार भूपेश बघेल जी उनके साथ काम किए हैं, तो उनके साथ थोड़ी नज़दीकियाँ हो गई। और सोनिया गांधी आज की तारीख में बीमार रहती हैं और वो कुछ निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ जो निर्णय 2 ही लोग ले सकते हैं, राहुल गांधी या प्रियंका। तो आप बताइए इनको क्या निर्णय लेना चाहिए? इनको जो भी, जैसे कि अतुल जी ने कहा ना, कि जो भी निर्णय ले बहुत जल्दी लेना पड़ेगा, इफ बट को छोड़कर, क्योंकि इससे पहले रायता फैले। क्योंकि देखिए कि पंजाब का उदाहरण दिया अतुल जी ने कि सिद्धू को ला दिया, सिद्धू को इतनी देर से लाए हैं कि अब वो लड़ाई खत्म होने के बजाय और बढ़ रहा है, और ज़्यादा बढ़ रहा है। और ये परिणाम आ रहा है कि सिद्धू को हो सकता है कि बर्खास्त मत कर दें। और ये मतलब जो अमरिंदर सिंह को कंट्रोल करने के लिए सिद्धू को भेजा गया था, वो मिसाइल बेलगाम हो गया है, मिसगाइडेड हो गया है। तो यहाँ भी कोई ऐसा निर्णय ले ताकि एक जो असमंजस का वातावरण है वो दूर हो, वरना पता लगेगा कि भूपेश बघेल भी अस्थिर हैं और टीएस बाबा भी असंतुष्ट हैं कि ये भी असमंजस में है। क्योंकि एक राजनीतिक समीक्षक ने कहा है कि दुनिया कुछ भी बोले, भाजपा के लोग कुछ बोले, कांग्रेस के लोग कुछ भी बोले, लेकिन सच्चाई ये है कि भूपेश बघेल कब तक सीएम रहेंगे या टीएस सिंहदेव कब आएंगे, ये एक व्यक्ति को मालूम है, वो है राहुल गांधी, कि वो कब लाते हैं, कब किसको निपटाते हैं। और उनका ही निर्णय अगर देर से हुआ तो कांग्रेस के लिए तो बहुत घातक होगा। मेरा एक प्रश्न था, एक मिनट प्रश्न आप करिएगा, मैं इनको थोड़ा सा बता दूं इस मामले में। जैसे इन्होंने कहा है ना कांग्रेस नेतृत्व के बारे में, हाईला कमान के बारे में, कि आज की स्थिति में सेंट्रल में उनकी सरकार नहीं होने के कारण, बोले ना आपने, और ये स्थिति है। मेरा ये मानना है, और जिस चीज़ हम लोग जानते हैं या जो चीज़ें हमको सिखाई गई है, उसमें यह है कि गुटबाजी जो होती है किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए जिम्मेदारी का प्रतीक मानी जाती है। आप देख लीजिए कि पंजाब का जब एपिसोड शुरू नहीं हुआ, इसके पहले कहीं पर भी राहुल गांधी एंड टीम चर्चा में नहीं थी, है ना। तो कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं या जिन्होंने ये सब व्यूह रचना रची है, जो एपिसोड तैयार किया है, जिसमें एक नाम पीके का भी हो सकता है, प्रशांत किशोर का भी, आज एक नूरा कुश्ती खेली जा रही है प्लानिंग में। अमरिंदर सिंह ने क्या कह दिया कि राहुल गांधी को यहाँ प्रचार करने आने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हम देख लेंगे। तो एक
फीलिंग होती है यार कि मैं कांग्रेस का नेता, पार्टी हमारी है और आज मेरे को ही मना किया जा रहा है करके, तब वहाँ खड़े कर दिया जाता है किसको? सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू को। और नवजोत सिंह सिद्धू के साथ भी फिर अमरिंदर सिंह अपने पूरे पावर में रहते हैं। जैसे ही लेकिन कुछ विधायक उनके साथ आकर के खड़े होते हैं तो उनकी भाषा बदल जाती। तो इसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी का महत्व प्रतिपादित होता है। ये भी हो सकता है। वैसी एक चीज़ गौर करिएगा आप, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल वन मैन शो हो गए थे। उन्होंने टीएस सिद्धू को निगलेक्ट करना शुरू कर दिया, सभी मंत्रियों की फाइल को अपने पास बुलाना शुरू कर दिया, अपनी पसंद के कलेक्टर नियुक्त करने लगे, अपनी पसंद के एसपी बनाने लग गए और धीरे धीरे जो उनके 3, 4, 5 सिपा सलार तक है उन तक कांग्रेस सिमट के रह गई थी। अब उनको इस तरीके से प्लान वे करके टीएस सिद्धू को एक आड़ बनाया गया हो और उसके माध्यम से जो दिया गया, और ये जो पिछले एक हफ्ते में जो राजनीतिक घटनाक्रम दिल्ली में घटे छत्तीसगढ़ को लेकर के, इसके बाद ये तो मान के चलिए कि अब भूपेश बघेल जी भी अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे और ये कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी हुआ। हाँ बोलिए। मेरा एक प्रश्न है, मान लीजिए ऊपर निर्णय होता है कि टी सिंहदेव सीएम बनाए जाएंगे, तो क्या भूपेश बघेल एक और अजीत जोगी हो सकते हैं क्या? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका करके। मुझको नहीं लगता है कि भूपेश बघेल जो है कांग्रेस नेतृत्व को चुनौती देने की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में मैंने कह दिया, बता दिया, क्योंकि यहाँ जो टोटल जो है बैकवर्ड क्लास और ट्राइबल के बीच में है। और इन दोनों क्या हुआ था, इसके पहले भाजपा ने बैकवर्ड क्लास के ऊपर अपना अच्छा नियंत्रण बना लिया था और वैसे ट्रैवल ऑटो को भी उन्होंने कर लिया। 34 सीटें आज की तारीख में इनकी है, बैकवर्ड क्लास की, और 22 या 24 सीटें उनकी है और 12 सीटें जो है सतनामी समाज के लोगों की है। तो क्या होता है, जातिगत समीकरण अगर अपन देखें तो जातिगत समीकरण जो होता है ना, वो पार्टी विशेष के तौर पर होता है, किसी व्यक्ति विशेष के रूप में नहीं होता। छत्तीसगढ़ की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है ना, ये व्यक्ति विशेष पर नहीं है, ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के बीच। यहाँ पर रमन सिंह किनारे हो जाएगा, यहाँ पर अजीत जोगी किनारे हो जाएगा, यहाँ पर भूपेश बघेल किनारे हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मुझको नहीं लगता कि भूपेश बघेल उनको चुनौती देने की स्थिति में रहेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। हाँ, वैसे भी शरद पवार के छोड़ कांग्रेस से जो भी बाहर गया है या नहीं, वो जोगी का हसरत देखे ना, भूपेश बघेल जी जोगी का हसरत देखे ना, देखा उन्होंने पूरा हसरत देखा। कैडर के मामले में, जनाधार के मामले में भूपेश बघेल से ज्यादा स्ट्रांग थे। और एक बात और बोलूँगा देवेंद्र भाई, मेरे को ये लगता है कि कांग्रेस का सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है, जो नेतृत्व उभरता है ना स्टेट लेवल पे जो होता है ना, उसको कहीं ना कहीं इस किस्म से करके डैमेनेट कर दिया जाता है ताकि वो वहीं तक सीमित हो जाए करके। हाँ, और ऊपर ना आ जाए, है ना, या तो फिर वो बगावत करेगा या पार्टी में रहेगा, तो फिर उसकी स्थिति जानते हो आप कैसी रहेगी। क्यों? तो ये थे हमारे मेहमान जिन्होंने बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी पक्षपात के अपने नज़रिए को रखा। साथ ही ये बता दिया कि यह जो मामला है पूरी तरीके से राहुल गांधी के ऊपर निर्भर है कि छत्तीसगढ़ में काका भारी पड़ेंगे या टीएस देव की बारी आएगी। फिलहाल लेते हैं हम विदा। आप सभी से कहना चाहेंगे कि कोरोना से बचाव के उपायों को आत्मसात करते चलें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग करते चलें, और अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया तो कृपया वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, आप लगा लीजिए और कोरोना से बच कर रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।